मुझसे तो आप पूछ लो, मैं वो बोले जाऊंगा, मुझे फिक्र ना है किसी भी चीज़ की। मैं कैरेक्टर वही करना चाहता हूँ जिसमें मैं पूरी तरह घुसूँ। वो पिछले 4 सालों से मुझे गालियाँ दे रहा, मैंने कभी सोचा नहीं था आरजे बनने का। प्रैंक का आइडिया तो मुझे बचपन से आ गया था, मैं अपनी अम्मी के साथ करता था प्रैंक। जल रहा है, फुक रहा है, Exactly. लेकिन यहाँ से भाग नहीं सकता वो। तो ऐसे 4, एक नहीं पता नहीं हजारों होंगे जो गाली देते हैं, लेकिन यही है। मैं लोगों की जुबानों को ऑब्जर्व करता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम सबकी बात। मैं नदीम आलम और आज मेरे साथ हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े आरजे नाविद भाई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। शुक्रिया, थैंक यू। तो सर कैसे हैं पहले आप ये बताइए। बहुत अच्छा हूँ, मतलब ये तो देखने वाले बताएंगे, सुनने के बाद तो अंदाज़ा होता है इनको कि अच्छा है या बुरा। आज देखने के बाद बता देंगे कि बता देना भैया कैसा हूँ, मतलब देखने में कैसा हूँ ये। और मेरे साथ बैठ के आपको कैसा लग रहा है? आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कभी सोचा नहीं था कि यहाँ बैठ के और इनके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा। फाइनली आज ये भी पूरा हो गया। सर सबसे पहला सवाल ये है जी कि ये लोग तो सब जानते हैं कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, मगर वो गांव जहाँ से आप बिलोंग करते हैं किसी को मालूम नहीं। आप कहाँ से आए हैं और आपका सफ़र जामिया तक कैसा रहा? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, बुलंदशहर में भी नहीं एग्जैक्टली, वहाँ से बहुत आगे इंटीरियर में 12 बस्ती एक जगह है। 12 बस्ती मतलब 12 गांव, पठानों के 12 गांव माने जाते हैं। उनमें से एक गांव है बुगरासी, कस्बा है बल्कि, वहाँ से हूँ मैं। पैदाइश मेरी हालांकि वहाँ नहीं हुई, पैदाइश मेरी हरियाणा फरीदाबाद में पैदा हुआ था, क्योंकि वालिद साहब मेरे फरीदाबाद में नौकरी करते थे। और फिर वहाँ पैदा होने के बाद वहीं से थोड़ी सी तालीम ले ली मैंने गाँव से, थोड़ी बहुत 6 स्टैंडर्ड तक मैं वहीं पढ़ा। फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में जामिया में एडमिशन लिया 9th क्लास में। फिर एडमिशन लेने के बाद 9th में एडमिशन लिया, BBS किया जामिया से। BBS करने के बाद फिर नौकरी की, नौकरी करने के बाद मतलब बहुत सारी नौकरियां की। फिर इंडिया से बाहर चला गया, कई मुल्क में गया, फिर वापस आया, फिर एक नौकरी करी। फिर ये आरजे हंट हुआ 2004 में, और 2004 में आरजे हंट के थ्रू में आया मिर्ची में, और आज तक रेडियो मिर्ची पे रेडियो शो कर रहा हूँ। तो सर ये जो आरजे बनने का ये आइडिया था, ये दिमाग में कैसे आपका या इत्तेफाक से बन गए? मैंने कभी सोचा नहीं था आरजे बनने का। मतलब कुछ लोगों के हालात ऐसे होते हैं ना कि उनके पास एक ऑप्शन होता है कि कुछ सोच सकें। हमारे पास था नहीं, क्योंकि हालात ऐसे ही नहीं थे कि कोई चीज़ में स्ट्रीम चूज़ कर सकता है या कोई प्रोफेशन। बस ये हो रहा था उस टाइम पे कि पैसा मिल जाए कहीं से भी, मतलब थोड़ा बहुत मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन पैसा मिले। तो ये मुझे लोग कहते थे कि बोलना, जब तुम बोलते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और मिमिक करता था। मिमिक तो नहीं एग्जैक्टली, कुछ लोगों को ऑब्जर्व करके वो आवाज़ निकाल लेता था। तो सोचा कभी नहीं था, इसीलिए मैं बोलने की जॉब पे सबसे पहले लगा। मैं कॉल सेंटर में था, मतलब वो डोमेस्टिक कॉल सेंटर था जी। तो उसमें इनबाउंड प्रोसेस था, उसमें मैं कॉल्स लेता था। और वो लेते लेते 2 साल हो गए, लेकिन मुझे लग रहा था मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन सुन एक आदमी रहा है। जैसे कॉल करते हैं तो एक आदमी से कनेक्ट होते हैं, तो मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। फिर मैंने सोचा नहीं यार कुछ और करेंगे, बोलने का ही काम, लेकिन ऐसा जो लोग ज़्यादा देखें। तो सर ये जितनी भी आप वीडियोस करते हैं जी, उस तरह के खुराफाती जो आइडियाज़ होते हैं आपके दिमाग में कैसे क्लिक करते हैं? आ जाते हैं, मतलब वो वीडियो की बात नहीं है। मैं वैसे भी ज़ाती ज़िंदगी में भी जब कैमरा ऑन नहीं होता या माइक ऑन नहीं होता तो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। हम दोस्त हैं, बहुत ग्रुप है, आपस में बैठ के किसी को छेड़ दिया, किसी को परेशान कर दिया, किसी के साथ छोटा मोटा प्रैंक किया, और कॉलेज से ही, बल्कि स्कूल कॉलेज से ही, मतलब ये चीज़ थी दिमाग में कि यार चलो किसी को परेशान करते हैं, प्रैंक करते हैं। तो प्रैंक का आइडिया तो मुझे बचपन से आ गया था। मैं अपनी अम्मी के साथ करता था प्रैंक इनिशियली। मतलब अम्मी खड़ी होती थी, ऊपर हमारा 4th फ्लोर पे था मकान, तो नीचे मैं सब्जी वाला बन के आवाज़ लगा देता था। फिर अम्मी आती थी सब्जी लेने, तो उस वक्त मतलब वहाँ से शुरू हुए थे, प्रैंक्स की शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे करते करते ये प्रैंक कॉल की शक्ल ले ली, मिर्ची मुर्गा बन गया। फिर ऑडियो में करते थे, तो ऑडियो के बाद ये हुआ कि नहीं यार लोगों के एक्सप्रेशंस भी देखने चाहिए जो परेशान हो जाते हैं, तो फिर वीडियो करने लगे। तो प्रैंक करते करते मतलब ये मजाक में शुरू किया था, ये मालूम नहीं था कि प्रोफेशन बन जाएगा ये चीज़। तो इस तरह से प्रोफेशन चलता रहा है। जी हाँ। मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी मदर छत के ऊपर हैं और आप जिसे सब्जी वाले की आवाज़ लगा रहे हैं। जी 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 जी। मतलब ये शुरू में, और यही नहीं, अम्मी के साथ ही नहीं, मतलब हमारे किसी कॉलेज में कोई दोस्त था, उसके साथ कोई प्रैंक कर लिया। मुझे याद है मैं एक बार, हम क्लास में रैगिंग कर रहे थे, रैगिंग करनी नहीं चाहिए वैसे, अब तो अक्लमंद हो गए।
तो हम 2 लड़कों की रैगिंग कर रहे थे और हम 3 लड़के थे दोस्त। तो किसी ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि अंदर रैग कर रहे हैं। तो कोई भागा हुआ आया कि तुम्हारी शिकायत कर दी है और प्रिंसिपल यहीं आ रहे हैं क्लासरूम में। तो मुझे याद है हमने उनको मुर्गा बना रखा था, मतलब लिटरली ऐसे कान यहाँ से डाल के हाथ और कान पकड़ के। तो हमने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। तो प्रिंसिपल ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, धड़ 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 खोलो। अब मैं डर गया कि अगर प्रिंसिपल ने देख लिया तो ये तो निकाल देंगे। तो मैं इससे पहले कि कुछ कर पाता, मैंने क्या करा, धीरे से चटखनी खोल के, कुंडी खोल के, और मैं जाके उन दोनों के साथ खड़ा हो गया और मुर्गा बन गया जो पहले से बने हुए थे। तो प्रिंसिपल आए और मेरे ही साथ के जो लड़के थे उनको 2-2 चांटे मारे और ये कहा कि इन मासूम बच्चों को मुर्गा बना रखा है तुमने। सबसे पहले तुम मुझे भगाया प्रिंसिपल ने, जॉब। तो मासूम में आप भी थे? हाँ, मैं मासूम बन गया था उस वक्त। उनको लगा मेरा ही बना रहे हैं मुर्गा, तो मैं मुर्गा बन गया एक्चुअली कि इन पे सारा इल्जाम जाए। तो वहां से शुरुआत हुई थी। मतलब ऐसे ही करते करते रात में कभी अंधेरे में किसी के साथ प्रैंक कर लिया। तो रोज कुछ ना कुछ ये हरकत करते थे। मतलब ये फितूर था कि परेशान करते हैं किसी को, लेकिन ऐसा परेशान नहीं कि किसी को बाकायदा हर्ट हो या परेशानी हो। थोड़ा थोड़ा अच्छा ह्यूमर पैदा करना, ये करते थे। सर क्या है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको भी देते होंगे? बहुत ज़्यादा। तो आप उस चीज़ कैसे टैकल करते हैं? बिल्कुल मैं मतलब उसको काम ही समझता हूँ अपना। मिसाल के तौर पे पता है क्या हो गया है, सोशल मीडिया जो है वो अब ख्यालात बोलने लगे हैं, सिर्फ बल्कि रिटन लिखावट की शक्ल में आने लगे। जैसे पहले सोशल मीडिया नहीं था तो माइक पे जब मैं बोलता था तो बहुत सारे लोग ऐसे दिल में मुझे सोच के कहते होंगे क्या बकवास कर रहा है साला, कुछ भी बोलता है, बस वो लिख रहे हैं। मुझे आदत तो मतलब मैं ऐसा नहीं है ना 100% लोग मोहब्बत ही करते हों या प्यार ही करते हों। कुछ लोग होते हैं नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ाते हैं, उनको हो सकता है पसंद भी ना हो कुछ लोगों को। तो मुझे अब हैंडल करना बहुत आराम से आ गया है। मुझे खुशी होती है इस बात की कि एक आदमी, मिसाल के तौर पे सोचिए, एक आदमी मैं जानता हूँ उसको, मैं चाहूँ तो उसे ब्लॉक कर सकता हूँ। वो पिछले 4 सालों से मुझे गालियाँ दे रहा है फेसबुक पे, ट्विटर पे। मैं उसको ब्लॉक नहीं करता क्योंकि मुझे ये तो मालूम है कि 4 साल से देख और सुन मुझे रहा, मतलब गाली देने के बावजूद भी किसी और के पास जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मुझसे अच्छा कंटेंट उसे मिल नहीं रहा, लेकिन जल रहा है, फुक रहा है। Exactly. लेकिन यहाँ से भाग नहीं सकता वो। तो ऐसे 4, एक नहीं पता नहीं हजारों होंगे जो गाली देते हैं, लेकिन यही है कि जाएंगे कहीं नहीं, इसे सुनाएंगे। तो अपनों पे गुस्सा निकाला जाता है, कोई बात नहीं। वो कहावत है ना कि इंसान जो है अपने दुख से परेशान नहीं है जितने दूसरे के सुख से परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दूसरे की खुशियों से बहुत परेशान, खुशियों से बहुत परेशान है। जी आप सही कह रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये खुश है, या मैं तो चाहता हूँ मैं लोगों को खुश रखूँ। अब कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो नेगेटिविटी बहुत बढ़ाते हैं अंदर आगे। तो नावेद भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आप जब वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आप डिफरेंट तरह का डायलेक्ट एक्सेंट पकड़ते हैं जी जी जी। तो ऐसा लगता है कि आप वहीं पैदा हुए हैं, मतलब किस तरह से आप वो सारा एक्सेंट पकड़ लेते हैं? ये ऑडियंस हमें जानना चाहती है कि ज़रूर पूछे सवाल ये। मैं लोगों से बहुत मिलता हूँ, मतलब अब जब मैं पढ़ रहा था तो जैसे बिहार के कुछ लोग हैं, यूपी के कुछ लोग हैं, राजस्थान के, बॉम्बे के, मैं लोगों को ऑब्जर्व बहुत करता था। मतलब मैं बजाय इसके कि मैं जैसे हमारे यहाँ मीडिया में अक्सर लोग पार्टीज़ में, क्लब्स में जाते हैं, मैं पसंद करता हूँ पुरानी दिल्ली चला जाऊँ या फिर करोल बाग चला जाऊँ या फिर छोले कुलचे खा लूँ। तो छोले कुलचे सिर्फ खाना लूँ, मैं बात करता हूँ छोले कुलचे वाले से। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब लोग पहचानने लगे, वरना पहले मैं इतने मज़े लिया करता था। लिफ्ट में गए तो वो गार्ड जो भाई साहब हैं उनसे बात कर ली, ड्राइवर से बात कर ली, तो उनको ऑब्जर्व करके मैं किसी को भी मिमिक नहीं करता। मतलब किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कोई बड़ा स्टार, किसी को भी मिमिक नहीं करता, लेकिन मैं लोगों की ज़ुबानों को ऑब्जर्व करता हूँ कि यहाँ पे इस तरह की ज़ुबान बोली जाती है। पंजाबी नहीं बोल पाता, लेकिन मुझे पंजाबी टोन का अंदाज़ा है कि वहाँ दिल्ली में जो पंजाबी पीतमपुरा, रोहिणी की साइड हैं, वो लोग किस तरह टोन पकड़ते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। तो सिर्फ वो चीज़ें सीख के मैंने ये आवाज़ें निकालनी शुरू करी। महजबी, हाँ, वो तो बहुत फेमस हुआ आपका। वो बहुत फेमस हुआ क्योंकि मुझे अंदाज़ा था। अगेन मैंने भी ऑब्जर्व किया था, मैं कतर गया था एक्चुअली जी, जॉब करी थी मैंने। अच्छा। 1 साल वहाँ। तो मुझे अंदाज़ा था एक आदमी जब कतर में रह के फ़ोन करता है घर पे, तो वो हम करते थे तो हमारे पास वो कॉलिंग कार्ड एक आता था, उसको रिचार्ज कर लिया। तो आप यकीन करिएगा मेरे पास इतने कम पैसे होते थे कि मैं पॉइंटर्स लिखता था कि अगर अम्मी से बात कर रहा हूँ तो पहली बात तो ये पूछनी है, दूसरी ये पूछनी है, तीसरी ये, क्योंकि एक बार फ़ोन लग गया तो वो मीटर दिख रहा है, पैसे पड़ रहे हैं, तो कभी कभी भूल जाता था क्या पूछना है, तो याद करने में ही पैसे पड़ रहे हैं। तो मैं बहुत ऐसे करता था, जी अम्मी आप खैरियत से हैं और दवाई खा ले लिया आपने,
और अबू ठीक हैं, और पड़ोसी से बात हो गई, और वो आ गई, खाला चले गए, खत्म, खुदा हाफिज़। तो बस ऐसे एक पॉइंट लिख के मैं याद रखता था ताकि कम पैसे लगे। तो मुझे अंदाजा था यार उस आदमी पे क्या बीतती होगी जो बाहर से कॉल करे और उसका रॉन्ग नंबर लग जाए, समझ रहे हैं। जैसे मेरे पास मिसाल के तौर पे सिर्फ 5 दिरहम्स हैं या 5 रियाल्स हैं, और मैंने कॉल किया और मेरा रॉन्ग नंबर लग गया, तो सोचिए कितना, और बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है बाहर में। ये बता दूं, लोगों को लगता है कि कोई बाहर गया है तो उससे आप म्यूजिक सिस्टम मंगवा लीजिए, मोबाइल मंगवा लीजिए, यहाँ से दुगनी मेहनत से कमाया जाता है। टिपिकल है बाहर सर्वाइव करना। हाँ, बाहर सर्वाइव करना। एक तो पता नहीं क्यों बाय डिफॉल्ट लोगों को लगा हुआ है कि जो बाहर चला गया उसके बाद तो बहुत पैसा आ रहा है, उससे गिफ्ट मंगा सकते हैं। यहीं पे उससे डबल आदमी कमाता है, लेकिन उससे नहीं मांगेंगे कभी गिफ्ट। क्यों भाई, वो तो और आराम से घर में भी बच्चों के साथ है, उससे मांगो गिफ्ट कि तू लकी है, तू फॉर्चुनेट है, गिफ्ट देवे, उससे उसके पीछे पड़े हुए जो अकेला है वहाँ पे। बल्कि जब वो बाहर से आए ना तो लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई आओ और आपके लिए हमारे पास गिफ्ट है, मतलब उनको देना चाहिए। सही कह रहे हैं आप कि इतनी मेहनत करके आए, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो। सर आप एक चीज और रही आपकी, रेडियो मिर्ची के ऊपर आप जाट की लैंग्वेज में आप एक मूवी देख के आए थे, टाइटैनिक देख के आए। तो जो उस कपल की जो चैट है, आप बड़े मजे लेते हुए उसको मतलब जाट की लैंग्वेज में बयान करते हैं। तो क्या है, किस तरह से करते हैं आप उसको, एक बार बोल के दिखाइए उसको। वो ऐसे था कि वो टाइटैनिक देख के आया था, मैं आपसे कह रहा था ना ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को। तो मेरे यहाँ पे जाट और गुजर दोस्त हैं दिल्ली में, तो कुछ हमारे गांव की बोली, कुछ जाट गुजरों की बोली, इन सबको मिक्स करके तो मैंने टाइटैनिक जब देखी थी तो उसमें मैंने वो उसको कहते हैं फट्टो हमारे यहाँ, जो हमने नाम दिया था मिर्ची पे, क्योंकि वो फट्टा जो होता है जिसपे बोट केट विंसलेट बैठी हुई थी, तो उसको हमारे यहाँ फट्टा कहते हैं। तो फट्टा से मैंने फट्टो कर लिया, तो उसकी स्टोरी में बार बार सुनाता था और उस पर कहता था कि मैं यू लक्कड़ का जहाज चल लो इतना लंबा, और वाह में हमारे लौंडा बैठा हुआ जैक, और वाह में वाह के सामने वाह की छपरिया बैठी हुई, दोनों जा रहे हैं जहाज डूब जा रहे हो, अचानक से आइसबर्ग में घुस गए, सारे मर गए, बस जैक बचे हुए, हमारी फट्टों में बैठी हुई छपरिया पूरे कह रही हूँ जैक कम बैक कमीने, तू अगर वहां से प्यार करी तू नीचे चली जाती। तो ये लोगों को बहुत पसंद आता है कि मतलब मुझे खुद लगता है कि लोग इसको पसंद करते हैं, वो रिलेट करते हैं कि कहाँ टाइटैनिक एक ब्लॉकबस्टर मूवी, कहाँ ऐसी बोली, और मैं अपने गांव की बोली, गांव की चीजें डालता था उसमें, छोटी छोटी चीजें, तो उससे ज्यादा मजा आता है लोगों को, तो वो ज्यादा खुश होते हैं। तो फट्टो तो मुझे भी मुझे कभी मुर्गे से भी ज्यादा मजा फट्टो में आता है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स में अपने दिमाग में घुसाता रहता हूँ, बहुत मजा आता है उसमें। क्योंकि जब आप ये करते हैं ना, जब आप बोलते थे ये, और मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा फेमस है ये, अभी भी फट्टो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत मजा आता है मुझे करने में। और जब आप बोलते हैं ना एग्जैक्टली इसको, तो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ नवाज भाई आपको कि ऐसा लगता है कि ये चीज आपके खून में बसी हुई है। मतलब आप लगते हैं कि आप एक बहुत नॉर्मल इंसान है, कि आप पूरे कैरेक्टर के अंदर घुस चुके हैं, वरना कोई इंसान होता है और उसको किसी डायलेक्ट को अगर पकड़ना है तो वो क्या करेगा, कुछ एक्सरसाइज होती है थिएटर के जरिए, जी तो वो थिएटर ज्वाइन करेगा, उसके अंदर ये चीज सिखाई जाती है। लेकिन मैंने कभी रहा नहीं हूँ, मतलब ऐसी बोली ना तो मैं कभी दूर सुनी थी, ये तो मैंने खुद सीखी और लोगों से ऑब्जर्व करके। लेकिन हाँ, मुझे लगता है मुझे कैरेक्टर में ये वाले में घुस जाता हूँ, मैं कैरेक्टर वही करना चाहता हूँ जिसमें मैं पूरी तरह घुसूँ। वरना कितनी बार ऐसा हुआ है मैंने कुछ करने की कोशिश करी और मैं उसमें फ्लॉप हो गया, वो लोगों ने देखे ही नहीं है। और मतलब मेरे ख्याल से 50 कैरेक्टर्स होंगे जिसको मैंने ट्राई किया, और ज़रूरी नहीं है ना हर कैरेक्टर आदमी कर सके, तो मैं हटा देता हूँ कि ये भी नहीं हो रहा है। जब तक मुझे बिल्कुल सोचना ना पड़े ये करने में, तो इसमें तो इतना कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इस बोली में इतना कंफर्टेबल हूँ। मैं चाहूँ तो आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, पूरी उसी बोली में दे सकता हूँ। मुझसे तो आप कुछ पूछ लो, मैं बोले जाऊँगा, मुझे फिक्र ना है किसी भी चीज़ की, ना फिक्र है ना मैं डरता किसी से। बहुत सही। सर आप जब जॉब करने के लिए आप दुबई गए थे, जी, तो वहाँ जाकर के आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। जी, वहाँ पे मेरे ख्याल से आपको 800 दिरहम के आसपास मिलते थे वहाँ पे। तो आपका वहाँ का जो स्ट्रगलिंग पीरियड रहा वो क्या रहा, किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? मैं आपसे कह रहा था ना अभी कि वो जो लोग बाहर जाते हैं उनसे अननेसेसरी गिफ्ट मंगाए जाते हैं, तो वो एक्चुअली मुझ पर बीती हुई थी, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर जोर दे रहा था। बाहर जाने के बाद दुबई गया था मैं सबसे पहले 2019 में, यहाँ से जामिया से पास आउट करने के बाद दुबई में जम्बो 2019 में जम्बो इलेक्ट्रॉनिक्स करके, 2009 अभी क्या, हाँ जम्बो, तकरीबन आज से लगा लीजिए 16 साल पहले यहाँ अब आया इंडिया में जम्बो इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक हुआ करता था
दुबई में, अब इंडिया में आया है। तो जब मैं वहाँ गया, आप यकीन करिएगा, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स में 800, 700, 800 दिरहम मिलते थे। 14 घंटे 12 घंटे 14 घंटे खड़े रहते थे हम लोग, क्योंकि हमारा काम था जो प्रोडक्ट्स हैं, और वो मॉल में था। तो मॉल में आप जानते हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक शिफ्ट लगती है। मैं सिर्फ डेमो दिया करता था चीज़ों के, टेप रिकॉर्ड, जब तो ये ऐसी चीज़ें थी भी नहीं। वॉकमैन हुआ करता था, CD प्लेयर हुआ करता था, वो फिलिप्स टाइप के छोटे 12 घंटे। आप यकीन करिएगा, लोगों को जब ब्रेक मिलता है तो उसमें खाना खा लेते हैं, कॉफ़ी पी आते हैं। हमें ब्रेक मिलता था, सब ज़्यादा खुशी होती थी कि हम लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि पैर दुख जाते थे घंटों खड़े में। स्टूल रखते नहीं थे वो लोग कि खड़ा ही रहने में अच्छा लगेगा इंसान। तो जैसे ही ब्रेक होता था, अल्लाह का शुक्र करता था यार कि बैठ गया, थोड़ा सा सुकून मिल गया। दुख जाती थी ये टांगे पैर, लेकिन उससे भी सीखा है कुछ बहुत ज़्यादा। वहाँ बहुत मेहनत करी मैंने, कतर में भी बहुत मेहनत करी। कतर में 1 साल रहा, वहाँ डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर की हैसियत से काम किया। तो जिस साइट पे हम थे वो पेट्रोलियम की साइट थी, वो डेजर्ट में थी, गर्मी में 52 डिग्री सेल्सियस। और मतलब हम दिन में, ट्रस्ट में, हम दिन में 5 बार अंडरगारमेंट्स कभी चेंज करते थे, क्योंकि पसीना इतना आता था कि वो फिर सब पसीने में हो गया, फिर गए, फिर चेंज किया, फिर आए, फिर चेंज किया, फिर आए। तो सारा उसमें बहुत मेहनत करी। तो वो वाला तो वो वैसे वर्स्ट पार्ट अब भी नहीं कहूँगा, बेस्ट मतलब ठीक पार्ट इसलिए था क्योंकि उससे भी बहुत कुछ सीख लिया मैंने, सारी चीज़ें समझ में आ गई कि चलो ये भी होता है, ये भी होता है। और वहाँ से बोलियाँ सीखी मैंने। अच्छा, वहाँ थी पाकिस्तानी लोग और वहाँ के ईरानी लोग और जो केरला के लोग हैं वो मेरे साथ ही रहते थे सब। तो वहाँ से भी फ़ायदा हुआ। मैंने सिर्फ लोगों से सीखा है और लोगों को दिया है, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर रहा अगर देखा जाए तो। आपसे कुछ सीखा और उनको सुना दिया, मेरे ऑडियंस को, कि देखो ये सुना है मैंने, उसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है कि लोग मुझसे मोहब्बत कर दें। अदरवाइज़ मैं सीखता लोगों से ही हूँ। अच्छा, जब मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा तो आपने उसमें एक बात कही थी कि जब आप रेडियो का ऑडिशन निकला तो आप उसके लिए गए, किसी लाला की दुकान में गए थे शायद आप। तो क्या था वो? तो ये था, मैं गफ़ार मंजिली रहता था जब इसी इलाके में। तो जब मैंने पहली बार देखा था, उन्होंने कहा था कि आप अगर रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो ऑडिशन दीजिए। तो मेरे पास मोबाइल था नहीं, तो ये किसी के मोबाइल पे आया था। तो उसने कहा मेरे पे पैसे बहुत कम है, तू देना तो चाह रहा है। 646 एक प्रीमियम सर्विस थी उस ज़माने में। तो मैंने कहा दे दे यार, जो कैश होगा वो मुझसे ले लीजिए, 12, 13, 18 रुपये जो भी लगेंगे। तो जैसे ही मैंने नंबर डायल किया तो आज़ान होने लगी, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ मस्जिद थे करीब में। तो जब आज़ान हुई तो आवाज़ आने लगी, और मुझे कर रहा था रिकॉर्ड, कहते थे कि क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा आज़ान ख़त्म होने का इंतजार करूँगा तो पैसे बहुत बन जाएंगे। दोनों आवाज़ें आ रही है। अच्छा, कट कर नहीं सकते थे? कट कर नहीं सकता था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिला, फिर पैसे भी नहीं थे। तो मैं लेके भागा उसे, क्योंकि वो था कि बीप के बाद रिकॉर्ड करिए। बीप मैंने प्रेस नहीं किया बटन, और मैं लेके भागा और एक दुकान में घुस गया। फिर वो चिल्लाने लगा, दुकान में काम घुस रहा है, दुकान में काम घुस रहा है। मैंने कहा सर वो फ़ोन है ज़रूरी, मेरी माँ बीमार है, वो ICU में। बड़ी हमदर्दी दिखाई, अरे नहीं बेटा बैठ के बात कर लो। तो जैसे ही मुझे बिठाया मैं शुरू हो गया, जी हाँ मैं हूँ आपका अपना RJ। वो देख रहा है भाई ये कैसे तेरी माँ बीमार है। तो खैर फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैं झूठ कह रहा था आपसे, क्योंकि आखिरी मौका था, ना पैसे थे मेरे पास ना मोबाइल है। खैर वो दे दिया, रिकॉर्ड हो गया। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने पसंद भी किया उसको, और शॉर्ट लिस्ट हो गया। 35,000 शायद थे वो जो वॉइस नोट्स आए थे, उसमें से एक इनको चूज़ करना था। तो 10, फिर 10 में से एक लेना था। तो अल्लाह का शुक्र है, थैंकफुली यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँच गए, ऊपर वाले का शुक्र है। जी बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप, बहुत किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा सर, आपने कॉल सेंटर में काम किया, काफ़ी वक्त काम किया, कितने साल आपने कॉल सेंटर में काम किया? मतलब क्या क्या आपको वहाँ दिक्कतें हुई, वहाँ पे किस तरह की वो बातचीत करते थे? 3 साल के करीब मैंने एयरटेल में काम किया था एज अ एजेंट, कस्टमर केयर, जो उनका आउटबाउंड प्रोसेस होता है। तो हम लोग प्लान्स बेचते थे जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं। जब इंट्रोड्यूस ही हुआ था, बल्कि टचटेल एक लैंडलाइन था उसका, तो उसके प्लान्स बेचते थे। और नाइट शिफ्ट्स लगती थी मेरी, क्योंकि मैं बहुत दिन में पढ़ता था और दिन की नौकरी कर नहीं सकता था। तो दिन में पढ़ने के बाद नाइट शिफ्ट्स लगती थी मेरी। तो मैं शाम को 7 बजे जाके और 8 बजे जाके सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम करता था, या 5 बजे तक की शिफ्ट में। तो वहाँ पे पक गया था, क्योंकि वो बार बार लोग गुस्सा कर रहे हैं, कस्टमर अजीब अजीब आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। लेकिन 2-2.5 साल निकाले मैंने वहाँ पे कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए।
लेकिन फिर जब बर्दाश्त नहीं हुई, और इस वजह से नहीं कि डांट पड़ रही है, मुझे लगा कि मैं मुझ में ऐसा कोई ईगो नहीं है, किसी ने अगर कुछ कह दिया तो मैं उसको ऐसा नहीं लेता, लेकिन मेरे हो रहा था कि मैं बोल रहा हूँ और सिर्फ एक आदमी सुन रहा है, ये बस गवारा नहीं होता था। खुश होते थे लोग कॉल कर, जब कॉल पे आते थे तो मैं और थोड़ा सा स्टाइल में बोलता था, तो कहते थे यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं कहता था यार यही सिर्फ यही सुन रहा है। लड़की बनते थे आप? हाँ, लड़की बनता था, नाइट शिफ्ट्स लगती थी, तो उसमें क्योंकि लड़कियों कॉल फ्लो, मतलब एजेंट्स में सिर्फ लड़के होते थे, वहाँ पे लड़कियाँ नहीं थी, बल्कि लड़की नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ, मैं ज़ईफ़ बन जाता था, बूढ़ा। अच्छा। क्योंकि मैं चालाकियाँ चलता था। जैसे मान लीजिए मैंने फ़ोन उठाया, धीरे से हेलो का, वेलकम का, और मुझे लगा वहाँ से गुस्सा कर रहा है, तो मैं ज़ईफ़ बूढ़ा इसलिए बन जाता था क्योंकि बूढ़े लोग पे कम चिल्लाते हैं लोग, तो वो कहते भी थे एजेंट के, चाचा जी आप कहाँ बीच में आ गए। मैंने कहा नहीं बेटा ये मेरी कंपनी है। और कभी कभी गार्ड बन जाता था, और वो कहते थे मेरी बात कराओ, आज तो सर है नहीं, गए हुए हैं, कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो बचने के लिए, हालांकि था गलत उनके हिसाब से, लेकिन मैं सारी चीज़ें करता था। कभी कोई चीज़ बन गया, कभी कोई चीज़, कभी अकाउंट्स कॉल यहाँ पे करिए, फिर मैंने चिल्ला रहा, तो मैंने कहा ये तो आपने अकाउंट्स में मिला दिया, मैं आपका नंबर ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर कहीं और भेज दिया और किसी और पे डांट पड़े। मैं तो ये सारी चीज़ें करी मैंने। वो जो सिस्टम होता था कि ये कॉल अपने सीनियर को ट्रांसफर कर दो, जी जी जी, इस तरह तो ट्रांसफ़र करते करते कभी तो मैं ही बन जाता था। जैसे देखिए ना, मैंने नॉर्मल कॉल ली कि आप मेरी बॉस से बात कराइए आपने, तो मैं पहले मना करता था, जब मान ही नहीं रहा तो मैं ट्रांसफ़र करके खुद ही बॉस बन जाता था, थोड़ी देर हाथ रख के इधर माइक पे, और फिर खुद ही बॉस बन गया, खुद ही कह दिया। तो इस तरह लोग जो हैं वो लोगों को, हालांकि कुछ कॉल्स की मेरी तारीफ भी हुई, जो मेरे मैनेजर, डांट भी पड़ी, तारीफ हुई, वो कहते थे कि देखो इस तरह हैंडल तो किया कम से कम इसने, एक हाइपर था वो, और इसको समझाया, फिर ऐसा नहीं किया कि मेरे पास भेज दिया, खुद ही हैंडल कर लिया। अच्छा था वो एक्सपीरियंस, लेकिन बस यही था कि एक आदमी सुन रहा है, इससे बड़ी परेशानी थी कि सिर्फ एक आदमी को मैं अपनी आवाज़ या अपना कुछ सोचना क्यों सुना रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुनते जब मज़ा आता है। फिर लगा रेडियो ही है, अब अल्लाह का शुक्र है वो हो रहा है। तो ये जब रेडियो में आपको जाना हुआ, ये कॉल सेंटर के बाद ही हुआ? कॉल सेंटर की तो बहुत बात है। उससे पहले आप कतर गए थे? जी जी, सबसे पहले दुबई गया था, दुबई के बाद मैं कतर गया था, फिर मैं इंडिया वापस आ गया था, फिर मैंने एयरटेल ज्वाइन किया था। एयरटेल से पहले भी मैंने बहुत अजीब काम किए हैं, घर घर जाके मैंने रॉड्स लगाई हैं, कर्टन रॉड्स अपने हाथों से ठोकी हैं, और सामान बेचा है मैंने, टॉयज़ बेचे हैं। फिर एयरटेल मेरे लिए बहुत बड़ी जॉब थी, मतलब लगा लीजिए कि मैं बता नहीं सकता कि आपको मुझे कितनी खुशी हुई थी कि मुझे उस ज़माने में जब 6,000 रुपये मिल रहे थे तो खुशी के ठिकाने नहीं थे। 99 में दुबई जाने से पहले तो एयरटेल तो बहुत बढ़िया जॉब थी, उससे पहले तो बहुत मैंने अजीब काम किए हैं, बहुत अजीब। तो एयरटेल से बहुत कुछ सीखा है। फिर एयरटेल के बाद 2.5 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं रेडियो में गया, उसमें भी शुरू में शो नहीं किया, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग एक होती है, और वो करता था मैं सीनियर आरजे के लिए, लाइक बाहर जाके लाजपत नगर, चाणक्यपुरी, इन सारी जगहों पे खड़े होके फ़ोन पे कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला काम किया। फिर जाके मुझे वहाँ भी 2 साल मेहनत करने के बाद, रगड़ने के बाद अपने आप को, जब जाके माइक पे बिठाया था मुझे, तो वो भी आसानी से नहीं मिलती है, मतलब मेहनत बहुत ज़रूरी है। मतलब वहाँ सिलेक्शन होने के बावजूद भी, हाँ, सिलेक्शन इतना लंबा वक्त लग गया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, हमें कंसोल का नहीं मालूम था, और एक्चुअली लगता बहुत आसान है कि माइक पे बोलना ही तो है नहीं इतना आसान, क्योंकि बहुत रिस्की है, लाइव है, और लाइव में खुद ना खासा ज़रा सा कुछ आपके मुंह से गलत निकल गया तो वो पूरी जिम्मेदारी है आपके स्टेशन पे, स्टेशन बंद भी करा सकते हैं आप। एग्जैक्टली। तो वो ऐसे नहीं दे सकते, और वो सही करते हैं। मेरी भी अगर कंपनी होगी, मैं भी किसी को हायर करूँगा तो 1 साल तो उसको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, क्या करते हैं। तो इसीलिए किसी काम को करने से पहले ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, वो सीखना चाहिए, और उसके बाद ही वहाँ पे आप में इतनी सलाहियत आ सकती है कि आप इतना वक्त देकर ही उसको शो कर सकते हैं। हमें किसी काम को करने के लिए उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं तो कभी कभी ख्याल ये आता है, मैं ये पर्सनली चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ तक शादी की बात है, जहेज़ भी नहीं, कुछ लोग अपनी शादी में खाने में 5 करोड़ रुपए। अभी मैं एक शादी में गया था, वहाँ पर 22 तरह के मीठे थे, तो मुझे इतना ताज्जुब आया, मैंने कहा क्यों ही इस खामखा इतना फिजूल पैसा बर्बाद करना। और मैं खड़ा हुआ देख भी रहा था, 2 से ज़्यादा मीठा टेस्ट नहीं कर पा रहा था कोई, और मीठा वैसे भी ज़्यादा खाया नहीं जाता, 3 मैक्सिमम 4। तो उन्होंने मशहूर हो रहे थे वो कि 22 तो मीठे हैं वहाँ पर, अननेसेसरी पैसा खर्च करना शादी पर, ये बिल्कुल गलत लगता है, मतलब सरासर गलत लगता है।
पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, इतना सारा कोई खाएगा भी नहीं उसको। हाँ, जाहिर है, फेंक जाता है सब। चीज़ों की बर्बादी होती है। मैं भी एक शादी में गया था, तो मैंने वहाँ देखा, मतलब स्टॉल लगाए हैं बहुत बड़े बड़े, और उसके ऊपर फ्राइड चिकन रखा है बहुत सारा, और कच्चा है वो। लोग ऐसे टूट के पड़े उसके ऊपर, वो सब बिखर गया, सब गिर गया वो, और किसी ने उसको उठाया तक नहीं। बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है और ठीक नहीं है। इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है ये ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे। मैं सोचता हूँ कुछ वीडियो इस पे या कुछ ऑडियो के ज़रिए लोगों को मैसेज पहुँचाएं कि कम से कम जो जायज़ खर्चा है आप अपनी बेटी बेटा के लिए, बल्कि ये पैसा यार या तो किसी को दे दीजिए। एक शादी में इतना पैसा लगा देते हैं, शायद 5 शादियाँ और कर सकते हैं किसी की। और कोई वैसे नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मर के, उसके बावजूद उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, इतना पैसा लगा रहे हैं वो। तो देखते हैं, कुछ करने का कोशिश तो कर रहा हूँ, कुछ ऑडियो या वीडियो की शक्ल में लोगों को समझाऊँ। इंशाल्लाह जल्दी होगा। एक चीज़ आती है आपकी, बोल देता हूँ मैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो, मक्खी भिनक भिनक गुड़ चिपक चिपक। हाँ, ये फट्टो का ही था हमारे गांव में बच्चे खेलते थे, मैं भी था। तो हमारे खेल तो ऐसे होते थे। अब तो खैर पबजी से ही फुर्सत नहीं है। हमारे गांव में ऐसे करते थे, एक लड़के ने ऐसे हाथ रख लिया, 5-6 ने ऐसे हाथ रख लिया, तो एक कहता था गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक, तो ये पकड़ता था मक्खी भिनक भिनक करते में कि गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक, जिसकी नंबरी आ जाती थी वो आउट हो जाता था। तो बहुत मज़े थे यार इन खेलों में। अब तो पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब इस तरह के खेल या जिसमें ना तो पैसा लग रहा है ना कोई टेक्नोलॉजी लग रही है, अपने आप से जो बन रहे हैं उसमें जवाब ही नहीं है। वो जवाब ही नहीं है सर, क्योंकि गांव के अंदर क्या होता था, तो खैर मैं भी क्योंकि गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ क्या है, कंचे खेल रहे हैं, संडे का दिन मिला, छुट्टी है भाई, पहले मतलब अर्ली मॉर्निंग उठे और खेतों में पहुँच गए, कोई फील्ड खाली मिल गई वहाँ पहुँच गए, बच्चे कंचे खेल रहे हैं, लट्टू खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, इतना मज़ा आता था उस चीज़ में। अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है, पबजी पबजी पबजी। और इसके बारे में ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग मरे भी हैं इसको लेकर के। बहुत गलत है, बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। ये तो खैर मरने की आप बात बता रहे हैं, वैसे भी इंसान मर ही रहा है, अपना करियर चॉप्ट कर रहा है, ना तो पढ़ाई में ना तो काम में, हर वक्त पबजी, हर वक्त पबजी। तो वो इनडायरेक्टली स्लोली मरते हैं। आप कपिल शर्मा के शो में गए थे, जी। वहाँ आपने दादा का कोई कैरेक्टर किया था। उस कैरेक्टर को बनाने के लिए आपने मतलब किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, कैसे आपने वो कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया? वो वाला कैरेक्टर जो था वो पहले से ही मैं करता था, बल्कि कपिल एक कैरेक्टर करते हैं, तो और मुझे खुशी भी है वो कैरेक्टर उन्होंने मेरा कैरेक्टर देख के ही अपने कैरेक्टर में डाला, और उन्होंने बताया भी लोगों को कि ये नवीद का कैरेक्टर हो, मुझे बहुत पसंद है। वो बनते थे डॉक्टर गुलाटी, नहीं गुलाटी तो वो थे दूसरे, अरोड़ा जो बनता है वो कैरेक्टर मेरा ही है, जिसमें वो बार बार कहता है आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो ये मैंने बहुत पहले प्रैंक कॉल किया था, जिसमें हर बार मैं डायलॉग कहता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। वही डायलॉग, मुझे ये भी खुशी है कि एक डिशो में एक फिल्म आई थी जॉन इब्राहिम और वरुण धवन की, उस पूरी फिल्म में वो डायलॉग है। तो वरुण धवन जब मुझे मिले थे उन्होंने भी क्रेडिट दिया था मुझे कि हमने आपका डायलॉग पूरी फिल्म में चला है। उसके अलावा एक कैरेक्टर और करता था जो कपिल को बहुत पसंद था, तो कपिल ने मुझसे कहा भी था कि आप वो वाला कैरेक्टर करके देखिए। वो रेडियो पहले करता था, मैंने बंद कर दिया था, तो वो कैरेक्टर में ज़्यादा करने में मुझे परेशानी हुई नहीं, क्योंकि पहले से ही मेरा तैयार था बस। और उनको चाहिए था सरला का दादा कोई, हाँ, तो मैं बस वही कैरेक्टर बन के चला गया। और वो थोड़ा सा पंजाबी टोन और जैसे बोलते हैं पीतमपुरा वाले, उस तरह का कैरेक्टर था, लेकिन बहुत मज़ा आया। कपिल के साथ 6-7 एपिसोड किए, और ये तो अंदाज़ा हो गया कि रेडियो में दिमाग बहुत लगता है और उसमें जिस्मानी बहुत मेहनत है, क्योंकि यहाँ मेकअप करने में, गेटअप लगाने में, गेटअप में आने में कम से कम कैरेक्टर में बनने में 2 घंटे लग जाते थे। दाढ़ी लगाना, मूछें लगाना, बहुत फर्क है रेडियो में, इसमें स्क्रीनिंग में, क्योंकि आपको मतलब स्क्रीन के सामने जाना है। रेडियो में सिर्फ आपकी वॉइस की जरूरत है, सिर्फ आवाज़ की जरूरत है, तो बहुत ज़्यादा। आपकी एक वो थी, एक जी ऑडियो थी आपकी, जो मेरे ख्याल से एक डांस इंडिया डांस था शायद, या इंडियन आइडल था, उसके अंदर एक चीज़ चली थी, डांस प्लस के अंदर आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया, और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। वो था कि लड़कियों को बहुत समझाया, अब लड़कों की बारी है। जी। तो इसके लिए क्या है आपका मैसेज? वही जो उसमें था, वो प्रैंक कॉल था पहले, वो गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया था मैंने, ओके, और उसमें बताने की कोशिश करी थी कि मैंने कहा था कि मैं अबॉर्शन कराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि लड़की होगी। तो वो कह रही थी कि हाँ इसीलिए तो कि लड़का नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा कि लड़की चाहिए, फिर कहने लगे क्यों अबॉर्शन? मैंने कहा मुझे डर है कि कहीं रेप ना हो जाए। अब वो जब बहुत ज़्यादा
चिल्लाई गायनेकोलॉजिस्ट मुझ पर, तो मैंने उसे बताया नवीद बोल रहा हूँ। लेकिन जितना मुझे खुशी हुई थी उस लोगों जब मैंने ऑन एयर डाला था तो उन लोगों ने उसको शेयर किया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी हुई जब उसको वीडियो की शक्ल दे दी। एक उसका ट्रूप का नाम भूल गया हूँ मैं, जिन बच्चों ने डांस किया था उस पर डांस प्लस में, उन्होंने जिस एक्शन से और जितने मेरे वर्ड्स थे उनको उन पे स्टेप्स करके उसमें इतनी जान डाल दी कि मैं पहली बार अपनी कोई चीज़ सुन रहा था और मेरे गूज़बम्स हो रहे थे कि इतना उसको इमोशनली कनेक्टेड थे मैं उससे। सभी जब देख रहे थे तो और ज़्यादा शेयर कर रहे थे, और उन्होंने एक एक चीज़ ऐसे डिस्क्राइब करी है, देखा है मैंने, देखा था मैंने। और जाना और कमज़ोरी और पढ़ना और ताकत, ये सारी चीज़ें। तो आई एम हैप्पी माशाल्लाह कि वो वाली चीज़ लोगों ने बहुत पसंद करी, और उसको जितना मैं तो अभी कह रहा हूँ जितना आपको हो सकता है अब भी अगर वो मिला करे तो प्लीज़ इस तरह के ऑडियो, मेरा ही नहीं किसी का भी ऑडियो वीडियो, ये ज़्यादातर शेयर करा करिए प्लीज़। ज़रूर, बहुत मतलब शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि नावेद भाई के अलावा कोई इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है किस चीज़ को लेकर के, सिर्फ मतलब अच्छे मैसेज देते हैं कि उस पर इतने अच्छे मैसेज हैं उनको बनाए गए हैं। एक वीडियोस को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सर आखिरी सवाल ये है कि जो हमारी ये ऑडियंस है, जो हमारे जो आवाम है, उसके लिए कोई ऐसा मैसेज हो जो आप उनको देना चाहें। मैसेज वैसे तो जो ऑडियंस है खुद ही बहुत समझदार है माशाल्लाह, लेकिन मैं मतलब रेडियो के लोगों को भी ये कहता हूँ, वीडियो के लोगों को भी ये कहता हूँ, प्लीज़ बी योरसेल्फ, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे रहिए। क्योंकि ये मेरा ख़ास तौर से मानना ये है कि मैं जब मैं रेडियो पर भी आया था तो अगर मैं ना होता और मैं बन के बोल रहा होता तो मैं शायद मैं फेल हो गया होता, फ्लॉप हो जाता। जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे रहिए। कई लोगों को लगता है कि यार मैं गाँव का हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या फिर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई। जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे रहिए, सच्चे रहिए, और प्लीज़ मेहनत करते रहिए। अगर आप नेचुरल जैसे आप हैं वैसे रहेंगे और मेहनत करेंगे तो आप देखिएगा आप इंशाल्लाह बहुत, क्योंकि उसमें इतना इत्मीनान होता है कि मैं ऐसे मुझे कुछ बनना ही नहीं है, मुझे मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। और आदमी अगर खामखा बन के बैठा हुआ है, इतरा के बोल रहा है, तो उसको सोचिए कितना जहन लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। सो बी योर सेल्फ एंड प्लीज़ हार्ड वर्क जितना हो सकता है मेहनत करिए, बाद में आराम के दिन आएंगे, लेकिन अभी तो बस करते रहिए आप। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, और आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ इनके वीडियो देखा करिए, मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं इनके चैनल पे आज हूँ, और हम इंशाल्लाह साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। हाय, दिस इज़ आरजे नवेद एंड यू आर वाचिंग HFT। और मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ, ये पहला वीडियो है मेरा HFT पे, और मुझे इतना मज़ा आया यहाँ बात करके कि मुझे लगता है कि अब आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। लेकिन आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो जो भी आप देखें, कमेंट्स सब ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका पता चलता है तो मज़ा आता है, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच।